आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 5.3 का शेष बचा हुआ क्वेश्चन देखेंगे और ऐच्छिक प्रश्नावली 5.4 भी देखेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग 5.3 में क्वेश्चन नंबर 17 तक बना दिए थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है, अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसमें क्या किया है कि इसमें देखिए अर्धवृत्त बनाया है। पहला अर्धवृत्त L1, उसके परिधि को L1 लिया है, दूसरा अर्धवृत्त L2 लिया है, तीसरा अर्धवृत्त L3 लिया है और चौथे अर्धवृत्त की परिधि को L4 लिया है। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर है। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहा है कि अर्धवृत्त 13 बनाया गया है, यानी ऐसा अभी तो हम लोग 4 अर्धवृत्त खींचे हैं, ऐसे 13 अर्धवृत्त बनाना है और बोल रहा है कि 13वें अर्धवृत्त को बनाने में सर्किल जो बन रहा है उसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई का मतलब परिधि, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को L1 कहेंगे, L2, L3, L4, यानी कि सबके परिधि की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को सर्किल की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए हम मान लिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1, R2, R3 से लेकर R13 तक, क्योंकि 13 अर्धवृत्त है इसलिए R13 तक ही लिखे हैं और अर्धवृत्तों की संख्या 13, तो n बराबर हमको 13 मिला। अब हम लोग लिखेंगे त्रिज्याएं, प्रश्न और करके लिखेंगे यहीं पर, और R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर, R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर, R4 बराबर 2.0 सेंटीमीटर, ऐसे ही गया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि अर्धवृत्त से बने सर्किल की लंबाई क्या है, पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि पहले अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो उसको हम L1 लिखे हैं यहाँ पर। तो L1 बराबर हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त के परिधि का क्या सूत्र होता है। वृत्त के परिधि क्या था, वृत्त के परिधि होता है 2πr। 2πr का हम आधा कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा πr। तो हम यहाँ पर πr का प्रयोग करेंगे, पाई और r हमारा हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, तो कितना मिलेगा पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 पाई सेंटीमीटर। दूसरे अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई यानी L2 बराबर क्या मिलेगा, पाई R2 का मतलब 1.0 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, परिधि की लंबाई, तो क्या मिलेगा L3 और यहाँ पर क्या मिलेगा पाई R3, और पाई R3 का मतलब R3 देखिए 1.5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग नोट आउट कर देंगे, क्योंकि 13 बजे तक हम लोग निकालेंगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन उतनी की जरूरत नहीं है, हम लोग हमारे पास सूत्र है। तो चलिए, इसलिए हम लोग लिखेंगे श्रेणी, जो इस अर्धवृत्त की लंबाई से जो श्रेणी बन रही है वो श्रेणी लिखेंगे। तो 0.5, फिर उसके बाद पाई, उसके बाद 1.5 पाई, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा 13 पदों तक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 13 अर्धवृत्त है तो आगे 13 टर्म्स तक जाएगा ये। तो A बराबर हमको क्या मिल गया, देखिए 0.5 पाई, D बराबर हमको क्या मिल गया, पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0.5 पाई। अब हम लोग को इसका योग निकालना है, तो योग में क्या पूछ रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए सर्किल की कुल लंबाई बराबर सर्किल की कुल लंबाई
कुल लंबाई बराबर हम लोग लंबाई के सूत्र में हम लोग वही लिखेंगे एस 13, यानी कि 13 अर्धवृत्त के परिधि को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को सर्पिल की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर एस 13 का मतलब 13 पदों का योग, 13 पदों के योग का सूत्र लिखिए 13/2 इंटू 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा आपका ये सूत्र। और इसमें हम लोग a और b का मान रख देंगे 13/2, 2 गुणे a हमारा 0.55 ध्यान दीजिए, और ये हो गया 12, 0.55 ये मिल गया हमको, ठीक है। तो लंबाई हम लोग लिख रहे हैं 18 सेंटीमीटर में है, तो हम लोग भी यहाँ सेंटीमीटर कर देंगे, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 13/2, ये हो जाएगा पाई, अब प्लस ये 12 का जैसा 100 पाई हो जाएगा, तो इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई मिल गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 13/2 और 7 पाई में हम लोग पाई का मान रख देंगे 22/7, तो ये 7 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 11 बार में चला जाएगा, 11 से हम लोग गुणा करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, 11 से हम लोग गुणा करेंगे, 11 × 33, 3 बचा, और 11 × 3 14, यानी कि 143 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कि 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में रखा गया, यानी टोटल 200 लट्ठे हैं, तो कुल लट्ठों की संख्या बराबर लिख लीजिए पहले, कुल लट्ठों की संख्या बराबर 200, ठीक है। इसमें कैसे सजाया है ये देखिए, बोल रहा है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 20, ठीक है, इसमें 20 रखा। अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 19। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसके अगले पंक्ति में लट्ठों की संख्या, यानी ऐसे मिल रहा है अगले पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 18, यानी कि सबसे नीचे वाले जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, ठीक उसके ऊपर 19 लट्ठे हैं, फिर उसके ऊपर वाले पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, ऐसे एक एक लट्ठा कम होते जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग श्रेणी बराबर क्या बनाएंगे, यहां पर हम लोग डॉट आउट कर देंगे, क्योंकि ये अभी लट्ठा आगे सजाया जा रहा है, तो श्रेणी बराबर को क्या मिलेगा 20, 19, 18, कहां तक, ठीक है, हमको निकालना। तो a बराबर क्या है 20, d बराबर क्या है 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, जबकि सबसे ऊपरी पंक्ति में तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे ऊपर जब हम लोग सजाएंगे तो उसमें कितना लट्ठा होगा, और इसमें पूछ रहा है कि कितने पंक्तियां हैं, यानी कितने लट्ठे सजाने के लिए कितने बार हम लोग पंक्ति बनाए हैं। तो मान लेंगे यहां पर कि माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर n, तो हम लोग को जो ये दिया है कुल लट्ठों की संख्या, ये Sn बराबर हो जाएगा। कुल लट्ठों की संख्या का मतलब कुल लट्ठों की संख्या का योग, तो n पंक्ति है तो n पंक्ति में n टोटल माने पहला पंक्ति के लट्ठों की संख्या और nवां पद तक के लट्ठों की संख्या का योग को हम लोग क्या लिखते हैं Sn। तो Sn बराबर 200 हो गया, इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 200। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे a का, तो 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 इक्वल टू 200, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 से तिरछा गुणा कर दीजिए, n रह जाएगा इधर 40 माइनस n प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 400, इक्वल टू यहाँ पर क्या मिला देखिए n इंटू 41 माइनस n बराबर 400, n से मल्टीप्लाई कीजिए, 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400, इन दोनों को उधर लेके जाइए तो n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 41 माइनस हो जाएगा और पहले से इधर 400 है। अब इसका हम लोग द्विघात समीकरण की तरफ गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण की तरह हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे n स्क्वायर, अब देखिए 25 131 10 41 माइनस 25n माइनस 16n, ध्यान दीजिएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग n कमन करेंगे तो n माइनस 25 मिलेगा, यहाँ पे 16 कमन करेंगे तो n माइनस 25 मिलेगा, ठीक है। दो गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाएगा n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n का दो मान मिला हमको 25 और 16, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर 0 करेंगे तो 25 मिल जाएगा, इसके बराबर 0 करेंगे तो 16 मिल जाएगा। अब ध्यान देना है कि हम लोग को चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a25, 25वां पद निकालेंगे n पर, देखेंगे कि 25वां पद में कितना लट आ रहा है। तो a25 के मतलब a प्लस 24b और a है हमारा 20 प्लस 24 और d है हमारा माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 माइनस 24 बराबर माइनस 4। अब इसमें आ रहा है कि 25वें पद में, यानी कि यहाँ पर तो n बराबर 25 लेंगे, इसका मतलब कि टोटल पंक्तियों की संख्या 25 है। तो 25वां पंक्ति में कितने लट है -4, ये संभव नहीं है क्योंकि लट की संख्या माइनस में नहीं होगी, 0 तक हो जाएगी लेकिन माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि n इक्वल टू 25 संभव नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को कुल पंक्तियों की संख्या कितनी मिल गई 16। तो हम लिख देंगे कि कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 16, कुल पंक्तियों की संख्या जो निकालने को बोल रहा है वो 16 हो गया। और पूछ रहा है इसमें कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट हैं, तो लिखिए सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, बराबर क्या होगा a16 का मतलब 16वां पद a प्लस 15d और a है आपका 20 प्लस 15 गुणे -1, तो 20 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 5, यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट हैं 5 लट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज में यही आपका फिगर दिया गया है, एक बाल्टी है, इसमें आलू रखे गए हैं, वो आलू यहाँ मैंने इससे उठा करके इसमें डालना है। आलू इस रेखा पर रखा गया है, 10 आलू है। पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा आलू से पहला आलू से दूसरा आलू की दूरी 3 मीटर है, यानी इसके बाद 3 मीटर की दूरी पर आलू रखा गया है, 10 आलू है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से चलना है, यहाँ आकर के उठा करके इस बाल्टी में रख देना है, फिर यहाँ से चलना है, यहाँ पर आना है, आलू उठा के रख देना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, आलू उठा के रख देना है, ऐसे करना है हम लोग। तो पहला आलू जब उठा के बाल्टी में डालेंगे तो कितना दूरी तय कर रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम आलू उठाने तक वो जो आलू दौड़ प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी भाग लिया है वो कितना दूरी तय करेगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि पहले आलू को उठाकर बाल्टी में रखने तक कितनी दूरी तय की गई है। तब यहाँ पर लिखेंगे पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक तय की गई दूरी। पहले हम लोग लिख लेंगे ये वाला। तो अब ध्यान दीजिए दूरी कैसे निकालेंगे। यहां से प्रतिभागी चलेगा 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर आएगा 10 मीटर। तो क्या लिखेंगे 5 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 10 मीटर। कैसे
5 मीटर इधर से यहाँ तक, अब फिर यहाँ से रिटर्न आएगा डालने के लिए बाल्टी में, तो 5 मीटर दूरी वो भी तय करेगा, 10 मीटर हो गया। अब दूसरा आलू को लेके जाएगा, तो दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक तय की गई दूरी कितनी होगी? देखिए फिर बाल्टी से चलेगा यहाँ पर, तो 5 मीटर ये, 3 मीटर ये, 8 मीटर हो गया। और इधर से रिटर्न जाएगा तो 8 मीटर, तो 8 मीटर प्लस 8 मीटर बराबर कितना हो गया? 16 मीटर। अब चलिए तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? देखिए 5 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर, ये तीसरा आलू है, 8 3 11 मीटर इधर से, 11 मीटर इधर से, तो कितना हो गया? 11 मीटर प्लस 11 मीटर बराबर 21 मीटर, नहीं 22, 11 दूनी 22 मीटर, ठीक है। इसी तरह वो दौड़ लगाएगा कहाँ तक? 10वें आलू तक, ठीक है। हमको यहाँ पर श्रेणी मिल गया, तो हम श्रेणी बराबर क्या लिखेंगे? 10, 16, 22, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 10वें पद, 10 पदों तक, यानी कि 10 बार वो दौड़ लगाएगा प्रतिभागी, क्योंकि 10 आलू है तो 10 बार जाएगा आएगा, तो 10वें पदों तक हम लोग लिख दिए हैं। इसमें a बराबर क्या है? 10, d बराबर क्या है? 16 माइनस 10 बराबर 6, ठीक है। और n बराबर हमको क्या मिला है? 10, शुरू में हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रतियोगी को प्रतियोगी द्वारा लगाई गई दौड़ बराबर क्या लिखेंगे बताइए? पहला आलू जब बाल्टी में रखी उसकी दूरी से लेकर के 10वां आलू तक कुल दूरी हम लोग जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? H10 यानी 10 पदों का योग। तो H10 का क्या सूत्र होता है? 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, इतना मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला में लिखेंगे ये हो जाएगा 5, 2a, a मेरा क्या है? 10 प्लस b है मेरा 6, ये 6 लिख देंगे और तब ये मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो 5 20 हो गया, ये हो गया 54 मीटर बराबर 54 और 20 कितना हो गया? जोड़ लीजिए 74 मीटर और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 2 बचा, 7 से 35 2 37 370 मीटर। यानी कि वो टोटल आलू उठाने में बाल्टी तक रखने में कितनी मीटर दूरी तय की? 370 मीटर, ठीक है। हम लोग अब ऐच्छिक प्रश्नावली देखेंगे 5.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें एक श्रेणी दिया है, लिखे हैं, पूछ रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, पहला ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा, शून्य के बाद ऋणात्मक होगा, क्योंकि देखिए घट रहा है तो कभी ना कभी तो ये शून्य होगा, यह ऋणात्मक होगा ही। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा पहला पद इसका ऋणात्मक होगा, यानी कि धनात्मक से पहला पद जब ऋणात्मक होगा तो कौन सा पद होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले ले लेते हैं a बराबर 121, d बराबर हम लोग ले लेते हैं 117 माइनस 121 बराबर कितना होगा? -4, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि nवां पद शून्य होगा, ठीक है। क्यों शून्य माने हैं? यहाँ पर तो ऋणात्मक पूछ रहा है, क्यों शून्य मान रहे हैं? इसलिए कि शून्य के बाद ही ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो शून्य पर हम लोग पहले निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे nवां पद, ध्यान दीजिएगा, nवां पद का क्या सूत्र है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0। तो a का मान रखेंगे इसमें, n माइनस 1 इंटू d का मान रखेंगे इसमें इक्वल टू 0। 121 को उधर भेज देंगे तो -4n प्लस 4 इक्वल टू -121 हो गया, ये इधर से इधर जाएगा तो 4n इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 121 इधर आएगा, 4n इक्वल टू 121 प्लस 4, ये इधर आया है प्लस हो गया, ये उधर गया है, ठीक है। तो चलिए n बराबर क्या मिला? 125/4। हम लोग इसको मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे तो 31 गुना 1/4 मिलेगा, ठीक है।
31/4। तो n तो कभी ऐसा होता नहीं होता है। तो हम लोग मान लेते हैं 31वां पद यदि शून्य है या 30वें पद यदि शून्य है तो 31वां पद तो ऋणात्मक होगा नहीं, क्योंकि 31/1/4 है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या अगला पद ले लेंगे, यानी कि 31 के बाद 32वां पद पहला ऋणात्मक होगा। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। समझ रहे हैं आप लोग? 31/1/4 का मतलब समझ रहे हैं? 31/1/4 पद तो है नहीं, इसमें पदों की संख्या तो ऐसी लिखी नहीं जाती है। तो इसका अगला पद ले लेंगे जो पहला ऋणात्मक पद हमको मिलेगा, यानी कि 31 के बाद क्या ले लेंगे 32वां। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है कि एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो हम लोग प्रश्न से लिख लेंगे तीसरे और सातवें पदों का योग बराबर 6। तो यहाँ पर पहले इसको तोड़ लीजिए, a + 2d और 7 में क्या लिखते हैं a + 6d = 6। तो क्या मिलेगा 2a + 8d = 6। इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा a + 4d = 6। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा a + 4d = 3, समीकरण नंबर 1। और हमको दिया है इसमें कि एपी के उनका योग 6 है, गुणनफल 8 है। तो गुणनफल हम लोग लिखेंगे a3 × a7 = 8। ठीक है, तो a3 का मतलब हो गया a + 2d और a7 का मतलब हो गया a + 6d = 8। ठीक है, इसमें एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करने को बोल रहा है कि एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ए और डी निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग ए और डी निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं इससे, या ए का मान लिख लेते हैं, वो मान हम इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो ए का मान रख लीजिए। ए का मान निकालिए, कैसे निकलेगा यहाँ से देखिए, थोड़ा सा जगह नहीं है, हम यहाँ पर कर देते हैं a + 4d = 3, या a बराबर हो जाएगा 3 - 4d, इसको कर दीजिए 1 और ये मान रखिए यहाँ पर। तो क्या मिलेगा a - 4d, यानी 3 - 4d, a का मान है, + 2d। फिर यहाँ पर मिलेगा a - 4d + 6d = 8। ठीक है, क्या मिला देखिए 3 - 2d मिल गया, और यहाँ पर भी 3 है, देखिए ये लिख रहे हैं लोग 3 + 2d हो गया, ये = 8। तो हम लोग a² - b² का प्रयोग करेंगे, a² - 2d का स्क्वायर = 8। तो कितना मिला 9 - 4d² = 8। या यहाँ पर आ जाते हैं, या क्या मिल गया 8 को इधर ला देते हैं, 4d² इधर चला गया, तो क्या मिला 1 = 4d²। तो d² बराबर क्या मिला 1/4। तो d बराबर क्या मिला, ध्यान दीजिएगा ±√1/4। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ±1/2। इसमें से लिखेंगे यहाँ पर दोनों मान को अलग अलग, d बराबर 1/2। तो अब यहाँ पर 1 में हम लोग ये मान रखेंगे तो a मिल जाएगा। तो a बराबर लिखेंगे 3 - 4 × 1/2 = 3 - ये 2 से कट जाएगा 2 बराबर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें दिया है प्रथम 16 पदों का योग। तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रथम 16 पदों का योग। प्रथम 16 पदों का योग में क्या सूत्र होता है, मालूम है आप लोगों को 16/2 × 2a + 16 - 1 × d। ठीक है, तो 8 हो गया, a का मान रख दीजिए 1 मिला है, +15 × d का मान आपको क्या मिला है 1/2 हम लोग लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 16, इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 2 × 8 15 × 60 हो जाएगा, यानी कि 76 हो गया।
प्रथम 16 पद हो गए। डी बराबर 1/2 लिए तो, और फिर डी बराबर -1/2 ले रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? ए बराबर 3 - 4 × -1/2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो कितना मिलेगा? 5। तब हम लोग लिखेंगे प्रथम 16 पदों का योग क्या मिलेगा? देखिए प्रथम 16 पदों का योग बराबर 16/2 × 2। ए का मान रख दीजिए इसमें, ए का क्या मान मिला है? 5 प्लस 16 - 1 × डी क्या मिला है? अब की बात -1/2। चलिए क्या मिला? 8 × 10 और प्लस हो गया वो 15, और प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, -15 में 1/2। फिर इसमें हम लोग 8 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा ये। इससे करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 20 मिलेगा हमें। यानी कि दोनों आंसर होगा आपका। हम लोग इसके नीचे आंसर लिखेंगे, इसलिए प्रथम 16 पदों का योग 76 या 20 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका फिगर किताब में दिया गया है। इसमें ऊपरी डंडे और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। ये 2.5 मीटर हम लिए हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 5/2 में हम लोग 100 से गुणा किए हैं सेंटीमीटर में बदलने के लिए, 250 सेंटीमीटर हो गया। क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसके बीच की दूरी, फिर इससे इसके भी बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर ऐसे करके दिया है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बोल रहा है कि इसमें जो डंडे ये लगे हैं इसकी कितनी लंबाई होगी, यानी कि इसको डंडे को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता है। तो उसके लिए पहले हम लोग ये निकालेंगे कि इसमें कितने डंडे हैं। तो टोटल ये जो दूरी दिया है, इसमें क्रमागत जो ये दूरी दिया गया है डंडा का, इससे हम लोग भाग दे देंगे, और भाग दे करके जब भाग देंगे तो या तो ये डंडा या ये डंडा छूट जाएगा एक, तो उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि डंडों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 250 सेंटीमीटर में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग निकाले हैं 250 सेंटीमीटर में। ये क्रमागत दूरी से हम लोग भाग दे देंगे, और इसमें 1 हम लोग इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि या तो ये डंडा या ये डंडा छूट रहा है, इसके चलते। तो हम लोग यहाँ पर कटाएंगे, तो 10 और 1 कितना मिल जाएगा? 11। तो n बराबर हमको 11 मिला, और तब यहाँ पर लिखेंगे AP हमको क्या मिल रहा है? तो देखिए AP हमको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 45 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ऐसे करते हुए हमको अभी सारा अंतर मालूम नहीं है। तो पहला पद हमारा 45 हो जाएगा यदि इधर से लिखेंगे तो, और इधर से लिखेंगे तो 25 से स्टार्ट करेंगे। तो हम 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, और अंतिम पद हम लिख दे रहे हैं 45। तो इसमें A बराबर हमको 25 मिल गया, और अंतिम पद हमको क्या मिला? देखिए 45 मिल गया। अंतिम पद बराबर 45। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अंतिम पद का क्या सूत्र होता है? A + n - 1 × d = 45। A आपका 25 है, n आपका 11 है, d निकालना है। तो चलिए 25 को उधर कर दीजिए, इधर हो गया 10d, और उधर 45 - 25, तो d बराबर क्या मिल जाएगा? 20/10 = 2। d 2 मिल गया। अब हम लोग लकड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे अभीष्ट लंबाई बराबर क्या लिखेंगे? S11 का मतलब 11 डंडों की लंबाई का योग, यानी 11 डंडा की लंबाई को जोड़ देंगे तो हम लोग टोटल लकड़ी की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 11/2 × 2A। A है हमारा 25 प्लस 11 - 1 × d हमारा 2 मिला है, यहाँ सेंटीमीटर कर देंगे, फिर 11/2, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 10 × 20 सेंटीमीटर। 11/2 × 70 सेंटीमीटर, ये कटाएंगे 35 हो जाएगा। 11 × 35 सेंटीमीटर, 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 11/55, 11 × 33, 5 × 38, 385 सेंटीमीटर, यानी टोटल लकड़ी की लंबाई होगी 385 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए मकान दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति
के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। तो उस पर अंकित संख्याओं से जो श्रेणी बन रही है वो श्रेणी हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। तो हमको a बराबर क्या मिल जाएगा, इसमें देखिए 1 और d बराबर क्या मिल जाएगा 2 - 1 बराबर 1, यानी कि a भी 1 और d भी 1। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान के पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 मकान है, चाहे 6 मकान कर देते हैं, 6 मकान है यहाँ पर, इसको हम x मान लिए, ठीक है, x से अंकित मकान यही है। तो इसके पहले वाले मकानों का योग, इसके पहले वाले मकान कितना हो जाएगा x - 1। ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए ये चौथा मकान है, चौथा से पहले वाला तो 3 ही मकान बच रहा है। उसी तरह x से जब हम लोग अंकित करेंगे मकान तो उसके पहले वाले मकान की संख्या कितनी होगी x - 1। और बोल रहा है कि उसके बाद वाले इन दोनों जोड़ने के बाद जितना ये बच रहा है उसके मकानों का जो योग होगा और इसका जो योग होगा वो टोटल मकानों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यही पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे x का मान पूछ रहा है, तब हम लोग प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कि x - 1। ध्यान दीजिएगा x से अंकित मकान के पहले वाले मकानों का योग हम लिख लिए प्लस इसके बाद वाले मकानों का योग कितना बचा है x, और ये किसके बराबर है s 49 के। ध्यान दीजिएगा ये हमको प्राप्त हो रहा है, ये समीकरण हमको यहाँ पर मिल गया। इसी को हम लोग हल करेंगे और जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए लिखिए कितना होगा x - 1/2 × 2a प्लस x - 1 × d। ध्यान दीजिएगा n - 1 होता है ना यहाँ पर, तो n है हमारा x - 1 प्लस x/2 × 2a प्लस x - 1 × d बराबर इधर 49 मकानों का योग करना है, 2a प्लस 49 - 1 × d। इसमें a और d का मान रख दीजिए, तो x - 1/2 × 2 × 1 प्लस x - 2 × 1 प्लस x/2 × 2 × 1 प्लस x - 1 × 1 इक्वल टू 49/2 2 × 1 प्लस 48 × 1, ठीक है। तो चलिए क्या मिला, देखिए x - 1/2 ये मिला 2 प्लस x - 2, ठीक है, x/2 2 प्लस x - 1 इक्वल टू इधर क्या मिला 49/2 और 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ x - 1/2 है, ये 2 खत्म, x बचेगा x/2 और इसमें बचेगा x + 1 बराबर 49 × 50/2। ध्यान दीजिए इसमें 1/2 को कॉमन कर लेते हैं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए x² - x, इसमें भी गुणा कर दीजिए x² + x इक्वल टू 49 × 50/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए -x + x खत्म हो जाएगा, 2x² बचेगा, 2x² बराबर 49 × 50, 2 से 25 बार में कटा देंगे, x² बराबर 49 × 25 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा √ 49 × 25 बराबर क्या मिलेगा 7 × 5 इक्वल टू 35। यही हमारा x का मान होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें एक सीढ़ी दिया गया था, उसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, फिगर है किताब में। फुटबॉल का एक छोटा जो मैदान में चबूतरा है, इसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। 15 सीढ़ियों में आप लिख दिए सीढ़ियों की संख्या n हो जाएगा आपका 15। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई दी गई है 50 मीटर। चढ़ाई का मतलब जो ऐसे पैर रख करके ऊपर रखते हैं, तो चढ़ाई का मतलब ऊंचाई हो गया 1/4। फैलाव जिस पर हम लोग पैर रखते हैं उसकी कितनी चौड़ाई है, वो फैलाव हुआ 1/2 मीटर। लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई, यहाँ पर हम लोग आयतन का प्रयोग जब करेंगे तो यही करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि इस चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे पहले
सीढ़ी आपकी किताब में भी हिंट दिया है, देख लीजिएगा, आपकी किताब में भी हिंट दिया है। पहले सीढ़ी को बनाने में लगा कंक्रीट का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये लिखा है 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50 मीटर। तीनों मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें हम लोग अब लिखते हैं दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगा कंक्रीट का आयतन। दूसरी सीढ़ी में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2/4 गुणे 1/2 गुणे 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। तीसरी सीढ़ी को बनाने में लगा कंक्रीट का आयतन बराबर 3/4 हो जाएगा गुणे 1/2 गुणे 50 मीटर क्यूब। ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 15वीं सीढ़ी तक, यानी कि निचला तक हम लोग, ठीक है, ऐसे जाएंगे। ऊपर से हम लोग आयतन निकालते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमको एक श्रेणी मिलेगा, तो श्रेणी बराबर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 2 से 25 में गुणा कर देंगे तो 1/4 गुणे 25 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/4 गुणे 25 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा 3/4 गुणे 25 मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, तो हमको श्रेणी क्या मिल रहा है, 1/4 गुणे 25, 2/4 गुणे 25, 3/4 गुणे 25। ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 15 पदों तक, यानी कि 15 सीढ़ी है तो 15 पदों तक। इसमें a बराबर आपको क्या मिल गया, 1/4 गुणे 25। d बराबर आपको क्या मिला, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना ही मिलेगा, घटा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसमें से इसको घटाइएगा तो इतना ही मिलेगा। अब हम लोग को बोल रहा है n हमको मालूम है और n बराबर लिख लीजिए 15। अब इसमें पूछ रहा है तो उसको निकालेंगे हम लोग कि इस चबूतरे को बनाने में लगा कंक्रीट का कुल आयतन हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं, इसलिए चबूतरे को बनाने में लगा कंक्रीट का कुल आयतन बराबर S15, क्योंकि 15 सीढ़ी है तो S15, तो बराबर क्या हो जाएगा 15/2 × 2a प्लस 15 - 1 × d। ठीक है, इसमें मान रखिए a का, तो 2 × a का मान है 1/4 × 25 प्लस ये हो जाएगा 14, d का मान रख दीजिए 1/4 × 25। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर में दिया है। चलिए 15/2 ये हो गया, 2 से कटा देंगे तो 25/2 हो जाएगा प्लस ये 2 से घटाएंगे तो 7/2 हो जाएगा, और 25 में 7 में गुणा कर लेंगे तो 7 बचे 35, 3 बचा, 7 में 25 25 7 175/2 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना मिलेगा, देखिए 15/2। इन दोनों को जोड़ दीजिए 175 और 25 हो जाएगा आपका 200/2 मीटर क्यूब। ठीक है, 2 से ये 100 वर्ग और ये 2 से 50 वर्ग बढ़ जाएगा, तो 15 + 75 750 मीटर क्यूब, यानी कि इतने कंक्रीट के आयतन की हमें आवश्यकता होगी। आज हम लोग ये क्लास इतना तक ही रखेंगे, और अगले क्लास में अब हम लोग अगला चैप्टर हम लोग को त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल, उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।